वेलकम है आप सभी का लेट्स लर्न क्लासेस में। आज के क्लास का रूपरेखा होगा ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव, जो कि 51 से लेकर के 100 तक होगा। जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगा इससे भी बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास पिछले क्लास से भी और बेहतर होगा। तो आइए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इससे पहले मैं आपको ये कह देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और इसका लाभ ज़रूर उठाएं। इसमें हर एक ऑब्जेक्टिव के साथ में जो उसके लिए उपयुक्त डायग्राम है, उन सभी डायग्राम को मैंने सेलेक्ट करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जो कि फिजिकल का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। आप जानते हैं कि ये जो ठोस अवस्था होता है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है क्रिस्टल, एक को कहा जाता है क्रिस्टल जिसे हम रावादार भी कहते हैं, और दूसरा होता है अक्रिस्टल जिसे बेरावादार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बेरावादार कहते हैं। अक्रिस्टल, क्रिस्टल को रावादार कहते हैं और अक्रिस्टल को बेरावादार कहते हैं। तो इसमें कण क्या रहता है? नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहता है, जबकि इसमें कण आपका नियमित रूप से व्यवस्थित रहता है और इसमें कण आपका नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहता है। मतलब अक्रिस्टल में नहीं रहता है और क्रिस्टल में कण क्या होता है? नियमित रूप से व्यवस्थित रहता है। तो आइए अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो लेफ़्ट साइड है क्रिस्टल और जो राइट साइड है एमॉर्फस, इसी एमॉर्फस को अक्रिस्टल भी कहा जाता है। एमॉर्फस का अर्थ होता है आकृति ना होना। एमॉर्फस का अर्थ क्या होता है? आकृति ना होना। तो क्रिस्टल में देखिए कण जो आपका सजा हुआ है वो आपका एक व्यवस्थित क्रम में है, जिसे आप ये देख रहे हैं कि व्यवस्थित क्रम में कण है। और इसी में जब आप कण देख रहे हैं कि राइट साइड में, तो जैसे तैसे कण है। तो जैसे तैसे जिसमें रहेगा वो आपका एमॉर्फस अर्थात अक्रिस्टल होगा, और जिसमें व्यवस्थित रहेगा क्रिस्टल होगा। इसमें जो व्यवस्थाएं होती है उसको कहते हैं दीर्घपरासी, यानी कि पूरे रेंज में, समूचा एरिया में कण व्यवस्थित रहता है। और ये लघुपरासी होता है। ये वाला लघुपरासी का मतलब होता है कि छोटे से क्षेत्रों में आपका व्यवस्थित रहेगा और फिर उस क्षेत्र के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो वो व्यवस्थित हो जाएगा। तो आइए 51 नंबर देखते हैं। कहता है सीसीपी में, सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। इसमें CN का मतलब समन्वय संख्या होता है 12। HCP जो होता है उसमें भी हमारा समन्वय संख्या कितना होता है? 12 होता है। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं कि लिखा हुआ है HCP में CN 12। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि HCP का समन्वय संख्या क्या है। इसका पूरा नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें जैसे लीनियर दिया है, यानी कि ये बॉन्ड एंगल आपको बता रहा है 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। ये लीनियर यानी कि रेखिक जो होता है उसका ये शेप है, आकृति है। ये ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि जब हम लोग कहते हैं त्रिकोणीय समतलीय, तो उसका डायग्राम इसी तरह का बनता है। जबकि टेट्राहेड्रल, जिसे हम हिंदी में चतुष्फलकीय कहते हैं, क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय, उसका डायग्राम इस तरह होता है। एक कण देखिए इस जगह है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल दिखाया गया है वो है आपका 109 डिग्री 5 मिनट। ऐसे 28 मिनट होता है, तो लगभग 60 मिनट में 1 डिग्री होता है।
तो इसीलिए 28 मिनट को करीब करीब ये हाफ डिग्री लिख दिया गया है। उसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ये शेप है, और ये आपका जो देख पा रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल का शेप है। ये वाला शेप किसका है? ऑक्टाहेड्रल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि B2O3 यानी कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड है। क्या चीज़ है इसमें? बोरॉन ट्राइऑक्साइड, और इसका जो आकृति होता है त्रिताक्ष होता है। इसी को हम लोग ट्राइक्लिनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइक्लिनिक, त्रिताक्ष। तो त्रिताक्ष जो आकृति होता है उसमें यदि पैरामीटर देखा जाए तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और फिर अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी इसमें से कोई भी बराबर नहीं होता है। ये आपका त्रिताक्ष अर्थात ट्राइक्लिनिक का पैरामीटर का संबंध है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 कि NaCl की जो आकृति है वो आपका ऑक्टाहेड्रल, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि NaCl कैसा होता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है। तो NaCl का यदि शेप पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल होता है। उसके बाद CaCl जिसको हम लोग सीजियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजियम क्लोराइड। ये CS आपका वर्ग 1 का एलिमेंट है, वर्ग 1 का एलिमेंट है, और ये आवर्त 6 का एलिमेंट है। मतलब कि आवर्त 6 और वर्ग 1 में सीजियम को रखा गया है। इसका प्रयोग सोलर पैनल में किया जाता है। सोलर पैनल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। यही देखिए ऑक्टाहेड्रल ये वाला है आपका, और घनिया का आकृति इसमें नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देंगे हम। अब देखिए जो 55 क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एक आयनिक यौगिक में A है कहाँ पर? A आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है। कौन मतलब कोना यहाँ पर है। तो जैसे कि ये हम एक इकाई सेल बनाते हैं इस तरह से, ये आपका इकाई सेल हुआ, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर आपका कण है। कोना 8 होता है, याद रखिएगा कि घनी इकाई सेल में कोना कितना होता है? 8। तो इस जगह A है हमारा, और जो B आयन है वो फलक के केंद्रों पर है, यानी कि ये जो बीच में आपका देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसी में है हमारा B आयन। 6 फलक होता है। तो जो कॉर्नर पर होता है उसका हिस्सा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि उसका हिस्सा 1/8 है। तो 8 कोना है और उस पर परमाणु है, और उसका हिस्सा एक इकाई सेल में 1/8 होता है। तो कुल मिला के 1 हुआ। तो 1 हुआ किसका संख्या? A का संख्या। जबकि फलक पर हिस्सा हाफ होता है, और फलक हमारा कितना है टोटल? 6। तो ये 3 हो गया, और 3 कौन है? B है। तो A की संख्या A है और B की संख्या 3 है। तो इससे जो फार्मूला बनेगा, जैसे कि आप जानते होंगे कि दो हाइड्रोजन यदि हमारे पास है और एक ऑक्सीजन हमारे पास है, तो इससे जो सूत्र बनता है H2O हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि A की संख्या 1 है और B की संख्या 3 है। तो इसीलिए जो हमारा सूत्र बनेगा AB3। तो इस तरह का आप ऑप्शन देखिए किस में है, तो आपको दिख रहा होगा C नंबर ऑप्शन। तो इसीलिए इस नॉमरिकल का अर्थात इस आंकिक प्रश्न का जो है सही विकल्प हो जाएगा C नंबर AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? इसको डायमैग्नेटिक भी बोलते हैं, अंग्रेजी वर्ड है इसका डायमैग्नेटिक। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ऐसे इनका डिफिनेशन होता है कि जो चुंबक के क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और इसमें डायपोल मोमेंट का मान क्या होता है? 0। डायपोल मोमेंट के बारे में आपको बता दें कि एक सूत्र होता है इसका √n/n+2, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ से जो 2-3 बातें मैंने आपको बताया, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है।
सबसे पहला तो प्रतिचुंबकीय का परिभाषा क्या है? तो जो ठोस पदार्थ चुंबक क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है और चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है आपका म्यू बराबर √n/n+2 और ये n हमारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इन सभी का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें पाया जाएगा Sc में कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। जैसे आपको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ये जो Sc है, Sc स्कैंडियम बोलते हैं इसको, इसका परमाणु संख्या 21 है। तो इसका यदि हम देखते हैं विन्यास तो 4s2 यहाँ तक 20 होता है और 3D/3 कितना हो गया 23। तो आप देखते हैं कि उसमें लिखा गया है Sc3+। 3+ जब लिखा तो सॉरी यहाँ पर D पे 3 नहीं होगा बल्कि D पर 1 हो जाएगा, चूँकि 21 ही होता है तो यहाँ तक में 20 हो गया और ये 1 तो 20 1 21 ही होगा। तो 4s2 और 3D1 हुआ। तो यहाँ 3+ का मतलब इससे 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पर 21 है और 21 में जब आप 3 को घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 18, अर्थात अब इसके पास 18 ही इलेक्ट्रॉन है। 3 निकल चुका है, तो निकला कौन? ये जो बाहर में होता है। तो ये 4s 0 और ये 3D क्या हो जाएगा 0। तो इसके पास हम देख रहे हैं कि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसीलिए ये प्रतिचुंबकीय है और इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से बेराबादार ठोस कौन है? निम्नलिखित में से बेराबादार ठोस कौन है? इसी को अक्रिस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्रिस्टल। अक्रिस्टल का डिफिनेशन होता है कि जिस ठोस का कण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं उसे ही अक्रिस्टल या बेराबादार या एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ग्लास, जिसे कांच कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? कांच। बाकी बात ये जो हीरा है, ग्रेफाइट है, सामान्य लवण है, ये सभी आपका क्रिस्टलीय है, रवादार है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का 2 अपर रूप है, इसे कार्बन का 3 अपर रूप होता है। एक आपका हीरा हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया और एक आपका होता है फुलेरिन। और इस वाले अपरूप का खोज जो हुआ था फुलेरिन का वर्ष 1994 में हुआ था। आते हैं अब 58 क्वेश्चन की तरफ। तो 58 में देखिए कहता है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फल की रिक्ति की संख्या क्या है? यानी कि सदृश परमाणु वाले घनाकार एफसीसी है तो उसमें जो चतुष्फल की रिक्ति का संख्या बनता है वो आपका 8 होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में, कि वो लर्निंग होता है, मतलब आपको उसे हर हाल में याद ही रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होता है जो कि आप कॉन्सेप्ट पे समझेंगे और कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, याद नहीं रहता है, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन का आप कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो फिर आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ज़्यादा रिसोर्स नहीं रखें पढ़ने के लिए, एक लिमिट रिसोर्स रखें और उसी रिसोर्स को आप बार बार पढ़ें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा और चीज़ें आपको याद भी रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी बात के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? क्रिस्टल का, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था, इसका कण जो होता है
वह नियमित रूप से सजा होता है। किस रूप से सजा होता है? नियमित रूप से सजा होता है। इसका एक निश्चित आकृति बनती है। ये दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है। किस व्यवस्था में होता है? दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है। नंबर 4 यदि कहें तो इसका जो BP प्लस MP मतलब कि द्रव्यनांक और जो क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। ये विषम देशिक होता है। ये कैसा होता है? विषम देशिक होता है, यानी कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। लेकिन इसका जो A नंबर विकल्प है वो आप देखिए क्या कहता है कि सभी दिशाओं में समान है, जबकि इसका जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, विषम देशिक है, जबकि ये कह रहा है कि समदेशिक होगा। तो इसीलिए A नंबर जो विकल्प इसका आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आपका गलत हो जाता है। चलिए अब अच्छा, इसके बारे में मैं और कुछ बातें आपको समझा दूं, जैसे कि ये सारी बातें मैंने बताया क्रिस्टल के लिए। अब यदि अक्रिस्टल का बात आ जाए तो उसमें लिख दीजिए अक्रिस्टल का कण अनियमित रहता है, इसका निश्चित आकृति नहीं होता है। और क्रिस्टल का मैंने बता रहा आप लोगों को। उसके बाद इसका लघु परासी व्यवस्था होता है। इसका MPBP मतलब कि एक निश्चित प्रास में होता है और ये समदैशिक होता है। और इसमें जो है अंतराण्विक बल कमज़ोर होता है अक्रिस्टल में, जबकि क्रिस्टल में आपका जो अंतराण्विक बल होता है काफ़ी मजबूत होता है। इसीलिए आप ये जो D नंबर है देख रहे हैं गुण, ये आपका क्रिस्टल का गुण है। मतलब ये तीनों है इसका, केवल ये नहीं है जो A नंबर विकल्प है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के तरफ। तो 60 में देखिए कहता है कि चतुष्फल की आकृति R+/R-। तो रेडियस रेशियो जिसे हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो। इसका डिफिनेशन होता है कि आयनिक क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यदि त्रिज्या अनुपात के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि Cn का रेंज यदि 0.225 से रेडियस रेशियो का मान, यदि ये रेडियस रेशियो का मान मैंने लिख रहा हूँ, से 0.414 के बीच होगा, तो उसके लिए जो मतलब आकृति बनती है वो आपका टेट्राहेड्रल बनता है, चतुष्फलकीय बनता है। टेट्राहेड्रल को हिंदी में चतुष्फलकीय कहते हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति, यानी कि फलक केंद्रित, जिसे आप लोग FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें जो रिक्ति की कुल संख्या होता है चतुष्फलकीय रिक्ति, जो कि 4 गोला के बीच बनता है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चतुष्फलकीय रिक्ति किसको कहते हैं, तो वे रिक्ति जो 4 गोला के बीच बनता है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और कितना होता है, तो ये आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। D नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के तरफ। इसमें कहता है कि धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित होता है, यानी कि ये आपका धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये फिर ऋणायन है। फिर एक धनायन लेते हैं, फिर ऋणायन लेते हैं, फिर धनायन और फिर ऋणायन। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है जिस टॉपिक से है, ये उस टॉपिक का नाम होता है क्रिस्टल दोष। क्या नाम होता है? क्रिस्टल दोष। तो आप पढ़े होंगे थ्योरी सेक्शन में कि जब क्रिस्टल के कणों में यानी उसकी सजावट में गड़बड़ी हो जाती है तो उसे ही कहा जाता है मतलब कि क्रिस्टलीय दोष। तो यहाँ पर तो क्रिस्टल दोष कब होगा, यानी कि जब गड़बड़ी होगा। तो मान लीजिए कि ये अभी आपका धनायन है और ये धनायन यदि यहाँ से चल करके यहाँ से ये धनायन हट जाए
और ये धनायन चल करके इस खाली जगह में चला आए तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है फ्रेंकल दोष। कौन दोष कहा जाता है? फ्रेंकल दोष। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अब फ्रेंकल दोष होने से क्रिस्टल में क्या क्या होता है? तो देखिए, फ्रेंकल दोष होने से क्रिस्टल में पहला बात तो याद रखिएगा कि घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। इसका स्थायित्व घट जाता है। स्थायित्व क्या होता है? घट जाता है। तो ये परिणाम होता है आपका फ्रेंकल दोष से। तो फ्रेंकल दोष किसको कहेंगे? तो जब कोई धनायन अपने चालक स्थल से निकल करके अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है तो उस दोष को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। यह दोष आयनिक क्रिस्टल में होता है। किस में होता है? आयनिक क्रिस्टल में। शॉटकी दोष भी आयनिक क्रिस्टल में होता है, जबकि रिक्तिका दोष अनआयनिक क्रिस्टल में होता है। रिक्तिका दोष किस में होता है? अनआयनिक क्रिस्टल में होता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, कहता है शॉटकी दोष पाया जाता है। तो जैसे हम उसमें कहा था केवल धनायन निकल करके अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो स्थान देख रहे हैं ये माइनस का होगा और ये जो स्थान देख रहे हैं प्लस का होगा। ये वाला प्लस का स्थान है। तो जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन, जब समान संख्या में क्या होगा? धनायन और ऋणायन। जैसे कि यहाँ 4 निकला है तो इसमें आपका 2 प्लस भी निकलेगा। इसका थोड़ा सा यहाँ पर गलतियाँ है ये डायग्राम में। तो 2 गो, जैसे 4 है तो 2 गो ए प्लस भी निकलेगा और 2 गो बी माइनस भी निकलेगा। तब जा कर के उस दोष को हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। और इस दोष में घनत्व में कमी आती है। इस दोष में क्या होती है? घनत्व में कमी आती है। उसमें अपरिवर्तित रहता था और इसमें कमी होता है। तो शॉटकी दोष का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में जालक से बाहर निकल जाता है तब उस दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। यह भी क्रिस्टलीय दोष है। ये भी आयनिक क्रिस्टल में ही पाया जाता है। अब देखिए, ये पारा है Hg जो कि सफ़ेद कलर का होता है। मरकरी भी इसको कहा जाता है। इस धातु का खास बात ये भी है कि ये द्रव अवस्था में रहता है, पारा। और ये खास बात है कि जब पारा को किसी भी धातु के साथ मतलब कि मिश्रण बनाते हैं तो उस मिश्रण को हम लोग, यानी मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमलगम किसको कहते हैं? तो जब किसी धातु के साथ पारा मिलेंगे, यानी पारा फिक्स रहेगा। जैसे सोडियम प्लस हमने पारा मिलाया, इसका नाम सोडियम अमलगम होगा। यदि Zn के साथ हमने Hg मिलाया तो ये भी अमलगम है, लेकिन ये सोडियम अमलगम है। तो किसी धातु के साथ पारा को मिलाने से जब मिश्र धातु बनाते हैं तो उसी को अमलगम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये पारा के बारे में बताए। इसका ये जो आप देख रहे हैं ये इसका परमाणु द्रव्यमान है 200.59 और ये इसका बाह्य विन्यास है। डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है और डी ब्लॉक में होने के बावजूद भी इसका खास बात है कि इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है इसको कि डी में आप देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसका 80 क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है कि पारा का प्रतिरोध शून्य कब होता है? तो पारा का प्रतिरोध, जैसे कि कोई भी चालक है तो आप जानते हैं कि उसमें धारा को जाने में जो रोकता है, धारा को प्रवाह होने में, फ्लो होने में जो रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। यदि प्रतिरोध शून्य हो जाता है किसी भी पदार्थ का तो उसका नाम होता है अतिचालक। क्या नाम होता है उसका? अतिचालक। याद रखिएगा, अतिचालक किसको कहते हैं? यदि किसी पदार्थ की प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो उसको अतिचालक कहते हैं। तो पारा एक अतिचालक का व्यवहार करता है। कब करता है? तो 4 केल्विन ताप पर। कितना पर करता है? 4 केल्विन। तो पारा का प्रतिरोध शून्य होता है कितना पर?
4 केल्विन ताप पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है। यानी कि ये जो सोलर सेल है जिसके द्वारा कि सौर ऊर्जा जो है यानी कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है जिसको, उसी को हम लोग सोलर पैनल, देखिए यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है सोलर पैनल। तो कहता है कि इस सोलर पैनल में किसका यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें यूज हम लोग जो विकल्प के हिसाब से हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा। इसे और भी धातु मतलब कि धातु को यूज करते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर विकल्प के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। ऐसे CS का भी करते हैं, याद रखिएगा CS का भी करते हैं। आप एक पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स का ये टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरा नाम नहीं लिख पा रहे हैं जगह की कमी होने की वजह से, तो आप सुन करके भी चीज़ों को थोड़ा सा रखिएगा और अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। उसमें क्या होता था, यानी क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि ये कोई धातु है और इस पर यदि हम कोई किरण रे भेजते हैं और इससे यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि प्रकाश से कोई किरणें इस पर आई, इस धातु पर, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो उस घटना में सीजियम एक ऐसा धातु है जिसका कि आयनन विभव बहुत कम होता है। सीजीएस का आयनन विभव कम होता है। आयनन विभव को कहा जाता है, आयनन इंथैल्पी भी कहा जाता है, आयनन पोटेंशियल भी कहा जाता है इसको, आयनोजेशन पोटेंशियल, जिसको IE से शुरू करते हैं। तो सीजियम का कम होने के कारण सीजियम में ऐसी घटनाएं होती है। किसी भी वर्ग में ये जो आयनन विभव होता है जब ऊपर से नीचे आते हैं तो याद रखिएगा घटता है, और जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये जो आयनन विभव है वो हमारा क्या होता है? बढ़ता है। इस चीज़ को आप केमिस्ट्री में थ्योरी सेक्शन में बहुत बार पढ़े होंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर बताना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास है और थोड़ा सा रिसोर्स का भी कमी होने की वजह से मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पूरा लिखने में। फिर भी मैंने प्रयास किया है इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको देने का, और मेरा उम्मीद है कि कंटेंट जा भी रहा होगा आप लोगों के पास। तो आप लोग ज़रूर इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कभी कभी इच्छा करें दिल से कि नहीं करना चाहिए, तो आप ज़रूर कीजिएगा। नहीं करें तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि CN क्रमशः होता है। तो देखिए कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 का कितना होता है? तो 8 और क्या होता है आपका 4 होता है। इसका B नंबर सही विकल्प हो जाएगा कि CaF2 में धनायन आपका Ca है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और ये जो F माइनस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस बात को आप अलग से भी याद रखिएगा कि Ca का +8 हो गया और F का आपका क्या हो गया? 4 हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सहसंयोजक ठोस है, कोवेलेंट ठोस है, निम्न में से कौन? तो कोवेलेंट जो यहाँ पर ठोस है आपका वो आपका क्वार्टर्स है, जो कि विकल्प नंबर आपको C में दिख रहा हो। देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है किसी एग्ज़ाम में, यानी कि 2022 में शायद पूछा गया है
कि सहसंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस कहते हैं। एक तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि नेटवर्क ठोस किसका नाम है, तो याद रखिएगा सहसंयोजी ठोस का। इस ठोस के बारे में मैंने यदि आपको बताना चाहूँ तो पहला पॉइंट रखिएगा कि इसका जो अवयव होता है अधातु परमाणु होता है। कौन परमाणु होता है? अधातु परमाणु। और इसमें जो अवयव के बीच में बंधन होता है उसको कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं इसको, ठीक है। तो जिस ठोस का अवयव अधातु परमाणु हो और उसको बीच में बांध करके एक साथ रखने वाले जो बंधन है, बल है, सहसंयोजक बंधन है, तो उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। वही बात इसमें लिखा भी गया है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो हीरा और ये जो ग्रेफाइट आपको दिख रहा है, ये दो उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आपसे क्वेश्चन आएगा कि हीरा जो है आपका कौन सा ठोस है? सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट कौन सा ठोस है? सहसंयोजी ठोस है। उसके बाद कहता है कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल बिंदु त्रुटि मतलब वही क्रिस्टलीय दोष है। तो कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में अनियमितता होने के कारण, यानी कहने का मतलब है कि क्रिस्टल का जो अवयव है, कण है, उसकी जब व्यवस्था में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, जो मूल उसका रहता है, तो उसको हम लोग क्रिस्टल बिंदु त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आयोडीन क्या है? तो आयोडीन आपका आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ध्रुवीय ठोस, बी को कहते हैं अध्रुवीय ठोस और सी को कहते हैं हाइड्रोजन बंधन वाला आणविक ठोस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ये देखिए अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री दिया है। इसमें एक चीज़ और आप जोड़ लीजिए अलग से कि ये जो गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी गामा दिया हुआ है लास्ट में आपका, ये गामा दिया हुआ है, इसमें गामा दिया हुआ है आपका 120 डिग्री और आपका ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कहने का मतलब है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा जो है आपका 120 डिग्री है और ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये कंडीशन किसके लिए होता है? ये होता है हेक्सागोनल के लिए। किसके लिए होता है? हेक्सागोनल के लिए, जिसको षष्ठकोणीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? षष्ठकोणीय। ये 7 क्रिस्टल तंत्र का जो ग्रुप है उसी ग्रुप का एक भाग है हेक्सागोनल। उसके बाद देखिए टेट्रागोनल, चतुष्फल के, ये मतलब कि चतुष्कोणीय इसको बोलते हैं टेट्रागोनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है, नेक्स्ट देखिए ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ये 7 क्रिस्टल तंत्र का हिस्सा है। तो 7 क्रिस्टल तंत्र आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम लोग घनीय कहते हैं। इसको जो दूसरा नंबर है इसको द्विसमलंबाक्ष भी कहते हैं, टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष। उसके बाद ये है ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष। उसके बाद ये है रोम्बोहेड्रल। उसके बाद है आपका मोनोक्लिनिक। उसके बाद है आपका ट्राइक्लिनिक। इसको हम लोग त्रिसमन्ताक्ष कहते हैं, इसको एकंताक्ष कहते हैं और इसको त्रिंताक्ष कहते हैं। और इसको हेक्सागोनल, जो मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि अल्फ़ा बीटा ये जो है आपका 90 डिग्री है, गामा 120 डिग्री है और ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो इसे आप ध्यान से 1-2 बार देखें, इस चीज़ को समझें और आप इसे ज़रूर याद करें। यहाँ से आपका ज़रूर है कि क्वेश्चन मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि जिंक ब्लेड में जिसका फार्मूला होता है ZnS, क्या होता है? ZnS में सल्फाइड आयन जिस पर 2 माइनस है,
की व्यवस्था कैसा है, तो आप इसके लिए याद रखिएगा कि जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की जो व्यवस्था है वो आपका FCC है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। F3O4 क्या लिखा गया है, Fe3O4 ये आपका लव चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, लव चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि MgO की संरचना NaCl की तरह होती है, Mg के कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है, यानी MgO की संरचना किसके तरह होती है, NaCl के ही तरह होती है, यानी जैसा संरचना इसका वैसा संरचना इसका। तो Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें, Mg का Cn, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, जो आपको विकल्प कितना में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ठोस क्षारीय धातु के हेलाइड का रंगीन दिखने का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कई बार कराया था कि कोई भी जो क्रिस्टल आपको रंगीन दिखता है उसका कारण क्या होता है, एब सेंटर। एब सेंटर जो होता है जिस दोष में, उसे हम लोग धातु आधिक दोष कहते हैं। कौन दोष कहते हैं, धातु आधिक दोष कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो 74 में देखिए कहता है कि सिलिकॉन को मिश्रित करने से निम्नलिखित में से किस तत्व से सिलिकॉन को, यानी सिलिकॉन में हम क्या मिलाएंगे जो हमें पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। पी प्रकार का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है इसमें दो अर्धचालक लिखा हुआ, एक एन टाइप है और दूसरा पी टाइप है। तो ये जो आपको डायग्राम है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन में किसको मिलाया गया है, फास्फोरस को मिलाया गया है। इस फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है, देखिए हम इस क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये एन टाइप आपका है और इसका जो यहाँ पर जो चर्चा हो रहा है पी टाइप का, ठीक है। तो ये जो पी है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन से ये तो क्या कर लिया है, बंधन बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो बचता है इसी के कारण एन टाइप की चालकता होती है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि एन टाइप की जो चालक होती है वो किसके कारण, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि पी टाइप में किसके कारण होता है, होल के कारण होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बोरॉन हो जाएगा। मतलब कि सिलिकॉन में जब बी को मिलाएंगे, जैसे ये आपको सिलिकॉन दिख रहा है, यहाँ पर किसको मिलाएंगे, बी को, यानी पी की जगह इस बी को देंगे, तब बनेगा कौन टाइप, पी टाइप अर्धचालक। कौन चालक बनेगा, पी टाइप अर्धचालक बनेगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो इस क्वेश्चन को तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग खुद बना सकते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो टेट्राहेड्रल, ये भी मैंने लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब इसका सॉल्यूशन कर चुका हूँ, तो इसे मैं बता रहा हूँ कि इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो इसी के रेंज में रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये BCC हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसके जगह पर BCC होगा। तो CCP और BCC में अनाध्यासित दिक् स्तंभ, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, अनाध्यासित मतलब जो छेका नहीं गया है, अर्थात यहाँ पर रिक्ति का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, रिक्ति का। तो BCC में आप जानते हैं कि रिक्ति होता है 32% और CCP में जो रिक्ति होता है आपका 26%, ये रिक्ति है। यदि इसके संकुलन क्षमता की बात करें तो हो जाएगा आपका 74, और इसके संकुलन क्षमता की बात करें तो कितना हो जाता है 38। तो रिक्ति आपका देखिए 26 और 32 होना चाहिए, तो 26-32 देखिए यहाँ पर है, आपका विकल्प नंबर बी में है। बढ़ते हैं अब 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 78 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है ये आपका कहता है कि K+ तथा F- की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है,
तो के एफ में के तथा एफ की बीच की दूरी क्या होगा, ये न्यूमेरिकल है। इसको जब आप हल करेंगे इस वाले फार्मूला से आर प्लस बटे आर माइनस और जो रेडियस रेशियो मैंने बताया आपको अभी, तो इसका कुल हल करने के बाद जो इसका सही आंसर निकलेगा वो बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए न्यूमेरिकल है, और ये जो न्यूमेरिकल है आपका 79, इसमें कहता है कि कमरे के तापमान पर सोडियम धातु की बीसीसी संरचना में किनारे की लंबाई a बराबर 4.29 एंगस्ट्रम है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या है। तो ये जैसे बीसीसी है आपका, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा मैं पानी पी करके आता हूँ। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है। यदि इस न्यूमेरिकल को मैं बताऊं तो आप जानते हैं कि बीसीसी के लिए जो आर बराबर होता है √3a/4 होता है। √3a/ क्या होता है, 4 होता है। और इस ए का मान आपका देखिए दिया गया है 4.29 एंगस्ट्रम, और इसको रख करके और इस ये जो आपका √3 है जिसका मान होता है 1.732, यदि आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो सही विकल्प निकल करके आएगा वो सी नंबर आएगा 1.85 एंगस्ट्रम। इसको मैं बता ही दिया एक तरह से, ये आपको 2 अंकों में भी पूछा जा सकता है। कुछ नहीं है, इसमें किनारे की लंबाई दिया है इतना ए, बीसीसी का बात कर रहा है, तो बीसीसी के लिए जो रिलेशन होता है जो मैंने आपको लिख भी दिया, आर बराबर √3a/4। ए का मान देखिए आपका दिया है, √3 का मान भी लिख दिए, केवल इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के तरफ। तो इसमें देखिए कहता है, यहाँ पर देखिए पॉइंट होगा 0.93, तो इसकी संभावित संरचना क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि r प्लस बटे r माइनस का मान यदि 0.732 से लेकर के 1 के बीच में होता है, 1 के बीच में होता है, तो उसका समन्वय संख्या 8 होता है, और जिसका समन्वय संख्या 8 होता है वो आपका बीसीसी संरचना में मतलब रहता है। तो इसीलिए बीसीसी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि डी नंबर में है, तो इसीलिए 80 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है कि टेट्राहेड्रल, इसके मतलब इसका मान क्या होगा, तो कई बार बता चुके हैं 0.225 से 0.414। कुछ क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है, तो ये कोई अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि रिवीजन आप यदि घर में तो नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, तो कम से कम इस बहाने भी 2-4 क्वेश्चन दोबारा लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर याद भी हो जाए और प्रश्न नहीं टूटे एग्ज़ामों में। इस दृष्टिकोण से भी कुछ प्रश्न रिपीटेशन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 82 कहता है कि कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। धातु की तरह मतलब वो धातु है नहीं, तो इसके लिए आपका हो जाएगा SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि MgO की संरचना NaCl की तरह है, तो Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये आपका जो सही विकल्प हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा जिसमें 6 लिखा गया है। सर्वाधिक क्लोज पैकिंग, सर्वाधिक मतलब कि जिसका आपका जो संकुलन क्षमता है सबसे ज़्यादा रहता है, तो आपको बताए थे इसमें रहता है फलक केंद्रित FCC में, इसका संकुलन क्षमता 74% होता है, जबकि इसका याद होगा
52% समथिंग होता है और इसका 68% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब जिसमें या जो चुंबक क्षेत्र में प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अधिक रहता है, उसे ही फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो ये सभी आप जो दिख रहा है सभी फेरोमैग्नेटिक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के तरफ। तो फिर से चतुष्फल की आकृति आ चुका है, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आते हैं। तो चतुष्फल की रिक्ति हो जाएगा आपका 0.225 से 0.414 के बीच में हो जाएगा। आते हैं 87। देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे मैं लिख रहा हूँ कि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है और फिर ये आपका है ए बराबर बी बराबर सी। ऐसा यदि कोई इकाई सेल है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपका क्यूबिक का रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि घनीय का। उसके बाद हेक्सागोनल का भी मैंने कुछ ही देर पहले बताया आपको। अल्फ़ा बराबर बीटा 90 डिग्री होता है, गामा 120 डिग्री होता है, जबकि जो भुजा का रिलेशन होता है ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये आपका हेक्सागोनल के लिए है। चलते हैं, और सातों का मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से दे दिया गया, आप उसे 1-2 बार रिवीजन ज़रूर कर लें, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और वो एरिया क्वेश्चन पूछने के मामले में बड़ी फेमस है, इसीलिए आप उसे भूलिएगा नहीं, उसे याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 88 है, ट्राई क्लिनिक जिसको हम लोग त्रिनताक्ष कहते हैं, इसमें जो रिलेशन आपका होता है अक्षीय कोण का, वो आपका होता है अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई भी किसी के बराबर इसमें नहीं होता है आपका ट्राई क्लिनिक, जिसको हम लोग त्रिनताक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिनताक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर घनाकार क्रिस्टल में। तो आप पढ़े हैं ब्रेवे के अकॉर्डिंग जो जालक होता है वो कितना होता है? 14 होता है। उसमें बताए थे जो घनीय होता है उसकी संख्या 3 होता है पिछले क्लास में, और जो विषम लंबाक्ष है उसके लिए 4 बताए। तो यहाँ पूछा जा रहा है घनाकार, इसीलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हीरा के 1 यूनिट सेल में, हीरा बता दें कि ये कार्बन का क्या है? अपरूप है, रवादार अपरूप है, ये भी याद रखिएगा। कार्बन का ऐसे कहता है कि एक परमाणु मतलब एक अणु जो इसका बनता है वो 4 परमाणुओं से बनता है, लेकिन यहाँ पर कहता है 1 यूनिट सेल में कार्बन के कितने परमाणु होंगे? तो 8 परमाणु होता है। कितना होता है? 8 परमाणु होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। इसमें कहता है कि किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना के प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्ति है। किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना के प्रति, घनीय क्लोज पैकिंग, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, घनीय क्लोज पैकिंग यानी कि सीसीपी का बात ये कर रहा है, उसमें प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्ति कितना बनता है? तो प्रति परमाणु में जो अष्टफलकीय रिक्ति बनता है वहाँ पर 1 होता है। यानी कि कभी कभी यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि यदि गोला की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय वॉइड की रिक्ति भी n हो जाएगा। लेकिन यदि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड यानी रिक्ति या होल का बात करें तो वो आपका 2n हो जाता है। तो यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति का बात कर रहा है, तो गोला की संख्या यदि 1 है तो अष्टफलकीय रिक्ति भी हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो अभी मैंने आपको बताया था बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 11 होता है, और बोरॉन को अधातु माना जाता है। क्या माना जाता है? अधातु। ये वर्ग 13 का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? वर्ग 13 का एलिमेंट है। उसके बाद कहता है कि ठोस सारे धातु के हेलाइड का रंगीन दिखने का क्या कारण है? तो कई बार बता चुके हैं, एफ सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
94 में क्या कहता है कि फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट, देखिए फलक केंद्रित यानी कि वही एफसीसी का बात कर रहा है, एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल की कितने संख्या से बराबर बराबर साझा करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी नंबर यानी कि 6 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है फलक केंद्रित यानी कि एफसीसी इसके एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या क्या हो जाता है 4। कई बार ये बता चुके हैं। इसके लिए R बराबर होता है √2a/4 होता है और इसमें संकुलन क्षमता होता है आपका 74%। तो अब देखिए आज के क्लास का ये अंतिम प्रश्न है जिसमें कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस में सौगी दोष, लेकिन ये शॉर्टकी दोष होगा। शॉर्टकी दोष देखिए ऐसा बात यदि आपको कभी कभी प्रश्न में यदि मिल जाता है और तो यदि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसका इंग्लिश वर्ड ज़रूर देखें। तो आपको वहाँ जो इसमें आपको डाउट लग रहा होगा हिंदी नाम में, चूँकि हिंदी में जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं या फिर वर्ड का आकार हर्षिकार क लौ इस तरह का कुछ चेंजिंग हो जाता है। तो आपको यदि डाउट हो रहा है, लग रहा है कि ये नहीं है जो हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा बदलाव है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें, वहाँ से आपका वो डाउट क्लियर हो सकता है, अपार संभावनाएं रहती है। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में अवश्य रहता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी में। तो यदि आप हिंदी में दे रहे हैं एग्ज़ाम तो आप क्वेश्चन में कहीं डाउट हो रहा है तो आप इंग्लिश जो है वर्जन उसका ज़रूर आप देखिए। तो कहता है शॉर्टकी दोष पाया जाता है, यानी कब शॉर्टकी दोष होता है। तो आप जानते हैं कि धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या अपने स्थान से क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो इसीलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो धन्यवाद आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो यदि इसमें कुछ डाउट रह गया है तो आप दोबारा से उसको ज़रूर देखिए, वो आपका डाउट क्लियर होगा। या फिर आपको यदि कुछ टॉपिक कठिन लग रहा है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखें अपने परेशानी का, उसे मैं प्रयास करूँगा कि उसे दूर करने का। तो चलिए मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।